नमस्कार। जब कोई मिट्टी राष्ट्र बनती है तो एक पहचान चाहिए होती है, एक ढांचा और सबसे जरूरी एक मजबूत नींव। आज हम भारत की इसी संवैधानिक पहचान और संरचना मतलब बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत अहम है कि कोई राष्ट्र खुद को कैसे परिभाषित करता है, कैसे बताता है कि वो क्या है। हाँ। तो आज हमारी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 1 पर केंद्रित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। अच्छा। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि भारत क्या है, जिसे संविधान राज्यों का संघ कहता है। और इस विषय को मतलब गहराई से समझने के लिए हमने कई स्रोतों को देखा है, जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उनकी राय, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज, एकेडमिक लेख। जी। हमारा मकसद है इन सबसे वो जरूरी बातें निकालना जिनसे ये समझा जा सके कि संविधान भारत को कैसे परिभाषित करता है, इसकी सीमाएं कैसे बदल सकती हैं और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन कैसा है। कोशिश यही रहेगी कि श्रोताओं को भारत की संवैधानिक बनावट की एक साफ और गहरी समझ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं सीधे अनुच्छेद 1 से। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 1 तो इसे विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये जो वाक्यांश है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? मतलब आमतौर पे हम संघीय राष्ट्र या फेडरल नेशन सुनते हैं, उससे ये अलग कैसे है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस पर काफी जोर दिया था कि राज्यों के संघ शब्द सोच समझकर चुना गया है। अच्छा? हाँ, उन्होंने इसके 2 मुख्य कारण बताए। पहला कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते का नतीजा नहीं है। और दूसरा, और ये बहुत अहम है, कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत एक संपूर्ण इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, यानी देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है, लेकिन ये राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये वाकई अमेरिकी मॉडल से अलग है, जहां राज्यों के अधिकार और उनकी स्वायत्ता का विचार थोड़ा ज्यादा प्रबल लगता है ना? आपने सही पकड़ा। भारत की व्यवस्था अपने आप में थोड़ी अनोखी है और इसी अनुच्छेद 1 में एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर संविधान सभा में काफी, आप कह सकती है, गर्मा गर्म बहस हुई थी। देश का नाम इंडिया या भारत। हाँ, ये बहस तो आजकल भी रह रहकर सामने आ जाती है। संविधान सभा में इस पर क्या हुआ था? मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती मसौदे में शायद भारत नाम शामिल नहीं था। ये जानकारी सही है। जब 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पहला मसौदा पेश किया था, तो उसमें देश का नाम सिर्फ इंडिया लिखा गया था। अच्छा। इस पर कुछ सदस्यों को आपत्ति हुई। H.V. कामत ने एक संशोधन पेश किया। उनका सुझाव था कि इसे भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया लिखा जाए, जैसे आयरलैंड में है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने आयरलैंड के संविधान का उदाहरण दिया था, जहां आयरे या अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड लिखा है। और फिर भारत नाम के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे? कौन लोग थे जो ये चाहते थे? सेठ गोविंद दास थे, कमलापति त्रिपाठी जैसे कई सदस्य थे जिन्होंने जोरदार तरीके से भारत नाम की वकालत की। उनका कहना था कि भारत नाम हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। इसका जिक्र वेदों में है, पुराणों में, महाभारत में मिलता है। यहाँ तक कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में इसका उल्लेख किया है। और ये इंडिया नाम को लेकर क्या आपत्ति थी? उनका ये भी तर्क था कि इंडिया नाम तो यूनानियों के आने के बाद सिंधु नदी मतलब इंडस के आधार पर प्रचलित हुआ। अच्छा। कुछ सदस्यों ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान नाम जो सिंधु नदी से ही जुड़ा है, वो अब शायद पाकिस्तान के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सिंधु नदी का बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान में है। मैंने सुना है कमलापति त्रिपाठी का भाषण काफी भावनात्मक था। उन्होंने कुछ देवताओं के स्वर्ग में नाम लेने वाली बात कही थी। जी हाँ, उनका भाषण काफी जोशीला था। उन्होंने कहा था शायद देवता भी स्वर्ग में इसी भारत नाम का स्वप्न देखते हैं। अच्छा। और ये भी कि हजारों साल की गुलामी के बाद देश को अपनी आत्मा और अपना नाम वापस मिलना चाहिए। इस पर बहस थोड़ी लंबी खींची तो डॉक्टर अंबेडकर ने बीच में टोका भी था, ये याद दिलाते हुए कि भाई अभी संविधान बनाने का बहुत काम बाकी है, क्या ये सब इतना जरूरी है? लेकिन सदस्यों का आग्रह था, हर गोविंद पंत ने तो भारत वर्ष नाम का सुझाव दिया, जैसे धार्मिक संकल्पों में इस्तेमाल होता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो आखिर में फैसला कैसे हुआ?
क्या कामत के संशोधन पर वोटिंग हुई थी? हाँ, एचवी कामत के संशोधन पर वोटिंग हुई। पक्ष में 38 वोट पड़े और विपक्ष में 51, तो उनका संशोधन गिर गया। ओ, काफी विचार विमर्श के बाद आखिरकार अनुच्छेद 1(1) का वो स्वरूप स्वीकार किया गया जो आज हम देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब एक तरह का समझौता। हाँ, ये एक तरह का समझौता था जिसने पारंपरिक नाम भारत को भी जगह दी और उस नाम इंडिया को भी, जिसे तब तक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी थी। ये जानना दिलचस्प है कि दोनों नामों को शामिल करने के पीछे इतनी बहस और इतना विचार विमर्श था। अच्छा, अब अनुच्छेद 1 में एक और बात है, भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया और भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, इनमें क्या अंतर है? ये भी एक समझने वाली बात है। अनुच्छेद 1(3) बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के इलाके शामिल हैं। पहला, राज्यों के क्षेत्र। ठीक है। दूसरा, वो क्षेत्र जो पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूनियन टेरिटरीज के तौर पर दर्ज है। और तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में हासिल कर सकती है, मतलब एक्वायर कर सकती है। तो मतलब राज्य क्षेत्र एक ज्यादा व्यापक शब्द हुआ। इसमें राज्य भी आ गए, केंद्र शासित प्रदेश भी और भविष्य में मिलने वाले इलाके भी। हाँ, जबकि भारत संघ सिर्फ उन राज्यों को दर्शाता है जो फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बिल्कुल सही। भारत संघ सिर्फ सदस्य राज्यों की बात करता है, जबकि भारत का राज्य क्षेत्र देश की कुल भौगोलिक सीमा को दर्शाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र भी शामिल है। और अपने पहली अनुसूची का जिक्र किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पहली अनुसूची का जिक्र बार बार आता है। इसका मतलब है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी पूरी लिस्ट, पूरी सूची इसी पहली अनुसूची में दी गई है। एकदम ठीक। पहली अनुसूची को आप भारत के राजनीतिक नक्शे का आधिकारिक दस्तावेज कह सकती हैं। तो ये था अनुच्छेद 1, जो भारत की पहचान, नाम और उसके क्षेत्र की रूपरेखा तय करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये नक्शा सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही परिभाषित है या बाहर की तरफ भी फैल सकता है? यही अनुच्छेद 2 तस्वीर में आता है। हाँ, अनुच्छेद 2 ये नए राज्यों के प्रवेश, एडमिशन या स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, उन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है। जी, अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर अपनी तय की हुई शर्तों पर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शक्ति बाहरी क्षेत्रों के संबंध में है, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। इसके कुछ उदाहरण भी तो हैं हमारे इतिहास में, जैसे सिक्किम का मामला। सिक्किम इसका एक क्लासिक उदाहरण है। 1975 तक सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टोरेट था, पूरी तरह हिस्सा नहीं। हाँ, फिर वहाँ जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम, जिसमें लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद संसद ने अनुच्छेद 2 के तहत कानून बनाकर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया। और इसी तरह पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव जैसे इलाके, जो पहले फ्रांसीसी या पुर्तगाली उपनिवेश थे, हाँ, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे पुडुचेरी, पहले पांडिचेरी, 1954 में फ्रांस से भारत को मिला। गोवा को 1961 में पुर्तगाल से लिया गया। इन क्षेत्रों को शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के तहत ही भारत में शामिल किया गया था। तो अनुच्छेद 2 बाहरी सीमाओं में विस्तार या नए क्षेत्रों को जोड़ने का रास्ता खोलता है। लेकिन अगर भारत के अंदर ही राज्यों का नक्शा बदलना हो, जैसे किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना हो या सीमाओं में फेरबदल करना हो, उसके लिए है अनुच्छेद 3। यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 का बुनियादी फर्क साफ होता है। अनुच्छेद 2 बाहरी बदलावों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 3 देश के आंतरिक मानचित्र को, इंटरनल मैप को फिर से बनाने या बदलने की शक्ति देता है। अच्छा, तो अनुच्छेद 3 संसद को क्या-क्या करने की शक्ति देता है और ये शक्तियां कितनी व्यापक हैं? अनुच्छेद 3 संसद को काफी व्यापक शक्तियां देता है। संसद कानून के द्वारा ये सब कर सकती है। पहला, किसी मौजूदा राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके या 2 या ज्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। दूसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल मतलब एरिया बढ़ा या घटा सकती है। अच्छा। तीसरा,
किसी राज्य की सीमाओं बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है। ठीक है। और चौथा, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये तो सच में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। मतलब संसद किसी राज्य का आकार बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, यहाँ तक कि उसे विभाजित करके नए राज्य बना सकती है। क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया है? क्या संबंधित राज्य से पूछा जाता है? हाँ, इसकी एक प्रक्रिया संविधान में दी गई है। ऐसा कोई भी विधेयक मतलब बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ओके। और अगर वो विधेयक किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करने वाला है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर के पास भेजते हैं ताकि वो उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। ओके। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो ये कि राज्य विधानमंडल जो भी राय दे उसे मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर उंगली रखी है। यही अनुच्छेद 3 का सबसे महत्वपूर्ण और शायद विवादास्पद पहलू है। राज्य विधानमंडल चाहे विधेयक के पक्ष में राय दे, विपक्ष में दे या तय समय में कोई राय ही न दे, परंतु संसद फिर भी उस विधेयक को अपनी मर्जी से पारित कर सकती है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के मामले में अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। और इसके उदाहरण तो हमने कई बार देखे हैं। सबसे ताजा शायद 2014 में तेलंगाना का गठन है, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। जी। आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने इसका कड़ा विरोध किया था, फिर भी संसद ने इसे पारित कर दिया। बिल्कुल। और उससे पहले साल 2000 में 3 नए राज्य बने थे। उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, हाँ। झारखंड बिहार से अलग होकर, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर। ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाए गए थे। और 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन भी इसी अनुच्छेद के तहत किया गया, जब राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के बाद देसी रियासतों का भारत में विलय भी इसी तरह की शक्तियों के प्रयोग से संभव हुआ था। सही बात है। कुछ रियासतें मर्जी से शामिल हुईं, तो कुछ के लिए अलग तरीके अपनाने पड़े, जैसे हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई या जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह। ये सब भारत के आंतरिक नक्शे को गढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 मिलकर संसद को भारत का नक्शा बदलने की जबरदस्त शक्ति देते हैं, बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी। अब यहाँ एक तकनीकी सवाल मन में आता है। पूछिए। जब संसद किसी राज्य की सीमा बदलती है या नया राज्य बनाती है, तो इससे संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों की लिस्ट है, और चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, में भी बदलाव होता है। हाँ, होता है। तो क्या इन बदलावों को संविधान संशोधन माना जाना चाहिए, जिसके लिए तो अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष प्रक्रिया, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 4 में। अच्छा, अनुच्छेद 4। हाँ, अनुच्छेद 4 को आप एक तरह का स्पष्टीकरण या तकनीकी सहायक अनुच्छेद कह सकती हैं। ये साफ तौर पर कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, या अनुच्छेद 3 राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन के तहत बनाया गया कोई भी कानून, भले ही उसके कारण पहली या चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़े, उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि राज्यों के नक्शे में इस तरह के बदलाव करने वाले कानून संसद में साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित किए जा सकते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य कानून पास होता है। इसके लिए 2/3 बहुमत जैसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। एकदम सही। इससे ये पूरी प्रक्रिया काफी सरल और लचीली बन जाती है। संविधान निर्माताओं ने शायद ये सोचा होगा कि देश की बदलती जरूरतों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए। ये संविधान की व्यावहारिकता का भी एक उदाहरण है। ये वाकई महत्वपूर्ण है। इससे प्रशासनिक सुधार करना या नई क्षेत्रीय इकाइयों का गठन करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अब अगर हम इन चारों अनुच्छेदों को, खासकर अनुच्छेद 3 की शक्तियों को एक साथ रखकर देखें, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत वास्तव में एक सच्चा संघ, मतलब फेडरेशन है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर इसमें एकात्मक यानी यूनिटरी, मतलब केंद्र की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है? देखिए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप पर होने वाली एक क्लासिक बहस है।
और इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण लक्षण मौजूद हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जरिए। हाँ, वो तो है। हमारे पास एक लिखित और सर्वोच्च संविधान है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है। हाँ, ये सब तो संघीय ढांचे की निशानियां हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है। कई ऐसी विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं, जिन्हें हम एकात्मक या केंद्र उन्मुख विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे आपने अभी अनुच्छेद 3 की बात की, जहां केंद्र बिना राज्य की सहमति के उसकी सीमाएं बदल सकता है। बिल्कुल। और भी कई बातें हैं, जैसे पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं होती। सही। राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। फिर आपातकालीन प्रावधान है, अनुच्छेद 352, 356, 360, जिनके लागू होने पर केंद्र बेहद शक्तिशाली हो जाता है और राज्यों के अधिकार काफी सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS वगैरह, जिनके अधिकारियों की भर्ती केंद्र करता है, लेकिन वे राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी व्यवहार में केंद्र सरकार, और राज्यपाल कई बार केंद्र के एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। जी। वित्तीय मामलों में भी राज्य काफी हद तक केंद्र पर निर्भर रहते हैं, और राज्यसभा, जो राज्यों का सदन माना जाता है, उसमें भी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए कई संविधान विशेषज्ञ और विचारक भारत को अर्ध संघीय, क्वाजी फेडरल कहते हैं। हाँ, सुना ये शब्द। या अनोखे किस्म का संघ, फेडरेशन सुई जेनेरिस कहते हैं। संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी। PT चाको जैसे सदस्य थे जिन्होंने कहा था कि हमारा संविधान ढांचे में संघात्मक है लेकिन आत्मा में एकात्मक। अच्छा, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। हाँ। दूसरी ओर KM मुंशी जैसे नेता थे जो एक शक्तिशाली केंद्र के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत के इतिहास और विविधता को देखते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का मामला इस बहस को फिर से सतह पर ले आया। 2019 में अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। जी। ये भारतीय संघवाद के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी महत्वपूर्ण है। अदालत ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को ये निर्देश भी दिया कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। तो ये स्थिति भारतीय संघवाद पर चल रही बहस का एक ज्वलंत उदाहरण बन गई है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के तर्क दिए जाते हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ ये चिंता जताई जाती है कि ऐसे कदमों से संघवाद का सिद्धांत कमजोर होता है और राज्यों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार कम होते हैं। बिल्कुल। राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया और उसका महत्व इसी संतुलन को फिर से साधने की कोशिश से जुड़ा है। ये संघीय ढांचे की अखंडता और लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर संविधान का ये पहला भाग सिर्फ कुछ कानूनी अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये भारत के विचार, उसकी संरचना और उसकी एकता की बुनियाद रखते हैं। ये हमें बताते हैं कि भारत क्या है और कैसे बना है। आपने बहुत अच्छे से इसे संक्षेप में कहा। अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदु निकालें तो वो ये होंगे। पहला, भारत राज्यों का संघ है। ये एक अविनाशी संघ है, लेकिन इसके राज्य विनाशी हैं। मतलब संसद उनकी सीमाएं, नाम, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी बदल सकती है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत। दूसरा, देश का नाम इंडिया अर्थात भारत एक ऐतिहासिक बहस और समावेशी दृष्टिकोण का नतीजा है। ठीक। तीसरा, संसद के पास देश के नक्शे को बदलने की व्यापक शक्ति है, बाहरी क्षेत्रों को शामिल करके अनुच्छेद 2 और आंतरिक पुनर्गठन करके अनुच्छेद 3। चौथा, ये आंतरिक और बाहरी बदलाव साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता, अनुच्छेद 4। बहुत महत्वपूर्ण बात। और पांचवा, भारतीय प्रणाली संघीय और एकात्मक विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है, जिसमें साफ तौर पर केंद्र की ओर झुकाव दिखाई देता है। ये एक बेहतरीन सार है।
अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वो खुद सोच सकें। जरूर। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को मिली व्यापक शक्तियों और राज्यों के संघ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय संदर्भ में राज्य के दर्जे मतलब स्टेटहुड की कोई वास्तविक संवैधानिक गारंटी है, या ये महज एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे केंद्र राष्ट्रीय हितों या राजनीतिक समीकरणों के आधार पर कभी भी बदल सकता है, जैसा कि हमने इतिहास में देखा है और भविष्य में भी जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर विचार करना जरूरी है।